हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न अलोंग विनोद। आज हम मनरेगा के ऊपर बात करेंगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 ये एक बेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जो रोजगार की गारंटी देता है। बेज एम्प्लॉयमेंट, पहले तो हमें रोजगार का पता होना चाहिए क्या है। रोजगार उत्पादन कार्य में एक व्यक्ति की संलग्नता को दर्शाता है। रोजगार एक व्यक्ति को आय प्रदान करता है, उत्पादन प्रदान करता है और उस व्यक्ति को यह एहसास दिलाता है कि वह किसी उत्पादक कार्य में लगा हुआ है। विश्व के वो देश जिनकी राष्ट्रीय आय निम्न और मध्यम है और जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार की दर अधिक है, विकास की गति कम है और व्यापक आर्थिक झटके या प्राकृतिक आपदाएं आजीविका को कमजोर करती हैं, वहां रोजगार सृजन आय का एक महत्वपूर्ण नीतिगत साधन है। भारत दुनिया के विकासशील देशों में से एक है। इसकी अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर करती है, एलाइड एक्टिविटीज। ग्रामीण क्षेत्रों में उनमें से अधिकांश कमजोर वर्ग हैं, जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के अलावा छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर और कारीगर शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे कि निम्न स्तर की आय, ऋणग्रस्तता, निरक्षरता, कम संपत्ति और पारंपरिक गतिविधियों में संलग्नता। इन सबसे बढ़कर ज्यादातर लोग गरीब हैं। ये लोग बिना काम, कम काम या कम उत्पादकता से पीड़ित हैं। ठीक है, तो हाँ, जो खासकर जो रूरल एरिया है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें बहुत सी समस्याएं हैं। ग्रामीण लोग जो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, भारत में कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 40% योगदान करते हैं। उन्हें तेजी से बढ़ती आबादी के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का उत्पादन और आपूर्ति करनी होती है। साथ ही उन्हें पूंजीगत वस्तुओं के आयात के भुगतान के लिए आवश्यक कीमती विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात उद्देश्यों के लिए एक विस्तारित विनिर्माण क्षेत्र और कुछ कृषि उत्पादों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करनी होगी। क्योंकि भारत में लगभग 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए वे औद्योगिक उत्पादों की मांग और बाजार का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा अधिशेष श्रम वाला ग्रामीण क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवश्यक जनशक्ति की आपूर्ति करने की स्थिति में है। यह महसूस किया जाता है कि बढ़ती बेरोजगारी को खत्म करने और अतिरिक्त श्रम बल को अकेले कृषि क्षेत्र अवशोषित नहीं कर सकता है। इसलिए विकास के कार्यक्रम और विशेष रूप से बड़े पैमाने पर ग्रामीण पूंजी निर्माण की आवश्यकता है। यह रणनीति कृषि की विकास दर को बढ़ाने में भी मदद करेगी। इसके अलावा यह आबादी के कमजोर वर्गों की आय और क्रय शक्ति में वृद्धि करेगा और इस प्रकार विकास प्रक्रिया को मांग समर्थन प्रदान करेगा। मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 में अधिनियमित किया गया था। यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ और चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पहले चरण में 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था और फिर वित्तीय वर्ष 2007-08 में अतिरिक्त 130 जिलों में विस्तारित किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों वाले शेष जिलों को 1 अप्रैल 2008 से अधिनियम के तहत लाया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी संशोधन द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में बदल दिया
गया। श्रमिकों को रोजगार देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का अधिनियमन है। मनरेगा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के अधिकार की प्राप्ति और परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करती है, जिसके लिए वयस्क सदस्य स्वैच्छिक रूप से अकुशल शारीरिक कार्य करने को तैयार हो। तो जो गारंटी है वो पूरे साल में 100 दिन की गारंटी दी गई है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे रोजगार का सृजन होगा, लोगों के हाथों में आय आएगी, इनकम आएगी और उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, और ये बाइंग कैपेसिटी बढ़ने से क्या होगा कि ये जो राष्ट्र या राष्ट्रीय उत्पादन है या जो मांग है उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है, जिससे जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी विकास करेगा। अब आइए आगे चलते हैं। मनरेगा के कुछ जो मेन या प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से जगह पे जो नरेगा है वो जिस तरह से प्रोविजन किया गया है उस तरह से उसको लागू नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सी कमियां हैं और ये कमियां इसलिए हैं क्योंकि लोगों को अभी तक भी 2005 से लेकर अगर 2022 की बात करूं तो अभी भी लोगों को पूरी तरह से नरेगा की जानकारी नहीं है। उनको यही पता है कि इसमें रोजगार दिया जाता है। ठीक है, और रोजगार भी किस तरह दिया जाता है कि जो ग्राम पंचायत है वो अपने हिसाब से रोजगार देती है, बस ये पता है। बाकी इसके प्रावधानों के बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि जागरूकता नहीं फैलाई गई। तो कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी स्कीम है, उसको अगर आपने इंप्लीमेंट करना है तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी, संपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। ठीक है, और मुझे आशा है कि आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं इससे लोगों को कुछ हद तक जानकारी जो है वो मिलेगी। तो आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और खासकर हिमाचल में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। इस योजना की मुख्य विशेषता राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं, ठीक है, के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से हिमाचल राज्य सरकार ने जरूरतमंद व्यक्तियों को अतिरिक्त मजदूरी रोजगार दिवस प्रदान करने के लिए दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 120 कर दी है। ठीक है, तो हिमाचल में क्या किया है कि 100 दिन जो दिए हुए थे गारंटी के उनको 120 कर दिया है। अतिरिक्त दिनों के कारण होने वाला अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार वहन किया जाएगा। मतलब जो अतिरिक्त वहन है, ठीक है, जो 20 दिनों का जो व्यय है उसको जो वहन करेगी वो राज्य सरकार करेगी। एक वित्तीय वर्ष में 120 दिनों की के गारंटी शुदा रोजगार की पात्रता एक परिवार के रूप में है। मतलब ये कि प्रति वर्ष 120 दिनों के इस अधिकार को परिवार के भीतर साझा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई परिवार है उसमें 3 सदस्य हैं जो काम करना चाहते हैं तो हर एक को 120 दिनों का रोजगार दिया जाएगा, उसकी गारंटी। ऐसा नहीं है। जो परिवार के 3 सदस्य हैं, मान लो किसी ने 40 दिन का रोजगार हासिल किया, किसी ने 30 दिन का रोजगार हासिल किया, किसी ने फिर 30 दिन का रोजगार हासिल किया या 50 दिन का रोजगार हासिल किया, तो उन सबको मिला के बनेंगे आपके दिन। ठीक है, तो मतलब यह है कि ये गारंटी किसको दी गई है? परिवार को। ओके, दूसरी जो विशेषता है, पंजीकरण के लिए आवेदन सादे कागज पर या ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रारूप पर प्रस्तुत की जा सकता है।
यह पंजीकरण के लिए या मौखिक अनुरोध भी किया जा सकता है। देखिए, दो तरह से पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। पहला, सादे कागज पे, या ग्राम पंचायत में एक आवेदन प्रारूप मिलेगा उसके ऊपर, या मौखिक रूप से भी अनुरोध किया जा सकता है। आवेदन में घर के उन वयस्क सदस्यों जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं के नाम शामिल होने चाहिए। ठीक है। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापन के बाद सभी विवरण पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, पंजीकरण कैसे होगा। पंजीकरण आप सादे कागज पर आवेदन करके, या जो वहां पे कोई फॉर्मेट मिलता है, प्रारूप मिल रहा है, ठीक है, कोई होगा फॉर्म होगा, उसको भर के भी आप पंजीकरण करवा सकते हैं और मौखिक अनुरोध भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है तो आप पंचायत में जाएंगे कि जी मेरा पंजीकरण कीजिए नरेगा के तहत, तो आपका वैसे भी पंजीकरण हो जाएगा। और उसके लिए क्या है, जो आपके घर में वयस्क सदस्य हैं और जो काम करने के इच्छुक हैं उनके नाम वहां लिखवाने हैं। ठीक है। उनके फोटो लगेंगे और वहां पे फिर क्या करेगी, ग्राम पंचायत उसको सत्यापित करेगी और उसे उस पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज कर लेगी। प्रत्येक पंजीकृत परिवार को जॉब कार्ड ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है। और जब पंजीकरण पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो जॉब कार्ड है वो परिवारों को दिए जाते हैं। जॉब कार्ड पंजीकरण के लिए आवेदन के एक पखवाड़े के भीतर जारी किए जाते हैं। एक पखवाड़ा होता है आपका 15 दिन का। ठीक है। मतलब ये कि जॉब कार्ड जो है, जब आपका पंजीकरण हुआ उस तिथि से 15 दिनों के अंदर आपको जॉब कार्ड मिल जाना चाहिए। वयस्क सदस्यों के फोटो जो आवेदक हैं जॉब कार्ड के साथ संलग्न होने चाहिए। जॉब कार्ड और तस्वीरों की लागत कार्यक्रम निधि के हिस्से के रूप में वहन की जाती है। मतलब ये कि जॉब कार्ड का खर्चा, जो उसके ऊपर फोटो लगेंगे उनका खर्चा जो है वो कहां से लिया, आपसे नहीं लिया जाएगा, मेरे से नहीं लिया जाएगा। कहां से लिया जाएगा, जो ये कार्यक्रम है नरेगा, इसमें जो निधि है वहां से खर्च किया जाएगा। और जॉब कार्ड 5 साल की अवधि के लिए वैध होता है। ठीक है। तो इस जॉब कार्ड की जो वैलिडिटी है वो कितने वर्ष की है, 5 वर्ष की। ठीक है। अच्छा जी, पंजीकृत परिवार के सभी वयस्क सदस्य काम के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकृत होने के लिए वे, देखिए, जो पंजीकृत परिवार हैं उनका प्रत्येक सदस्य जो उसमें पंजीकृत हुआ है वो काम मांग सकता है। ठीक है। लेकिन यहां पे एक जरूरी बात है कि पंजीकरण जो है वो किसका होगा, वो होंगे स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय का मतलब ये है कि उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर रहने वाला हो। ठीक है। दूसरा, अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए तैयार रहे। ठीक है। और तीसरा है, स्थानीय ग्राम पंचायत में एक परिवार के रूप में आवेदन करे। ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं पंजीकरण के लिए और आवेदन देने के लिए। काम के लिए आवेदन ग्राम पंचायत के साथ साथ प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी, मतलब खंड कार्यक्रम अधिकारी। ठीक है। प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी कौन है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसको प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी नरेगा के तहत क्या दिया है, पद उसको बनाया गया है, उसको भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन पत्र लिखित या मौखिक रूप से दिया जाना चाहिए। मतलब यह कि आप आवेदन, रोजगार के लिए आवेदन जो है लिखित भी दे सकते हैं और मौखिक भी दे सकते हैं। तथा कार्य हेतु आवेदन की दिनांकित रसीद आवेदक को जारी की जानी चाहिए। यहां पे ये बहुत जरूरी है कि अगर आपने लिखित भी आवेदन दिया है या मौखिक रूप से भी आवेदन किया है, तो भी जिस दिन आपने आवेदन किया उस दिन की रसीद जो है वो आपको ग्राम पंचायत से लेनी है, या ग्राम पंचायत का ये उत्तरदायित्व है कि वो आपको रसीद उसकी दे के इतनी तारीख को इस परिवार ने या इस परिवार के सदस्य ने रोजगार की मांग की। ठीक है। काम के लिए आवेदन कम से कम 40 दिनों के निरंतर काम के लिए होनी चाहिए। ठीक है। जो आवेदन होगा वो 14 दिनों के लिए होगा, 15 दिन नहीं, 14 दिनों के लिए रेगुलर काम करने के लिए एक आवेदन दिया जाएगा। काम के लिए आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो अधिनियम के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करना होगा।
बेरोजगारी भत्ता के भुगतान की देयता राज्यों की होगी। देखिए, जब आपने आवेदन कर दिया तो उस आवेदन की तिथि से लेके 15 दिन जब तक नहीं होते हैं, ठीक है, उसके बीच में एक तो रोजगार देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो 15 दिन पूरे होने के बाद अगर 16 दिन हो जाते हैं, 16वां दिन चलता है या 17वां दिन चलता है, 18वां दिन चलता है, इतने दिन हो जाते हैं तो आपको क्या है, 15 दिन के बाद आप बेरोजगारी भत्ता लेने के हकदार बन जाते हैं। काम सामान्यतः गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि 5 किलोमीटर से अधिक काम दिया जाता है तो अतिरिक्त परिवहन और रहने के खर्च को पूरा करने के लिए 10% की अतिरिक्त मजदूरी देय होगी। देखिए, पहली तो बात यह है कि जो काम है नरेगा के तहत वो कितने किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, 5 किलोमीटर के अंदर ही रोजगार दिया जाएगा। और अगर इससे ज्यादा है तो वहां आने जाने का खर्चा, ठीक है, और अगर बहुत ही दूर है और तो वहां रहने के खर्चे के परिणाम स्वरूप आपको क्या करना पड़ेगा, जो ग्राम पंचायत है उसको 10% अधिक मजदूरी उस मजदूर को देनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, आगे है, राज्य में खेतीहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना है, जो प्रतिदिन 60 रुपए से कम नहीं होगी। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। दूसरा, मजदूरी का भुगतान पीस रेट या दैनिक दर के अनुसार किया जाना है। पीस रेट सिस्टम होता है आपका कि आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपका क्या बनती है, दिहाड़ी बनती है, ठीक है, मजदूरी बनती है कि आपके जो काम किया है उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा और उसके अनुसार जो मजदूरी बनेगी वो आपको दी जाएगी। मजदूरी का सम वितरण साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा और किसी भी स्थिति में एक पखवाड़े से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आपको मजदूरी जो है वो साप्ताहिक आधार पर देने का प्रावधान है। मतलब सप्ताह खत्म हुआ, आपको उस सप्ताह की मजदूरी मिल जाए, ठीक है। और अगर ऐसी स्थिति है कि मान लो सप्ताह में नहीं हो पाता है तो 15 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए, कि मतलब 15 दिन से पहले पहले आपको मजदूरी जो है वो मिल जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। कम से कम 1/3 लाभार्थी वे महिलाएं होंगी जिन्होंने योजना के तहत पंजीकृत और काम का अनुरोध किया है। क्रैच, पीने का पानी, शेड जैसी कार्यस्थल की सुविधा प्रदान करनी होगी। एक गांव के लिए परियोजनाओं के सेल्फ की सिफारिश ग्राम सभा द्वारा की जाएगी और जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित की जाएगी। कम से कम 50% कार्यों का निष्पादन के लिए ग्राम पंचायतों को आवंटित किया जाएगा। मतलब ये कि मनरेगा के तहत जो भी काम होंगे उनमें से कम 50% कार्य जो हैं उनको कौन लागू करेगी, उनको ग्राम पंचायतें लागू करेंगी। फिर है 60-40 वेतन और सामग्री अनुपात बनाए रखना होगा। मतलब ये कि अगर 100 रुपए हैं तो उसमें से 60 रुपए जो हैं वो मजदूरी के ऊपर खर्च होंगे और 40 रुपए जो हैं वो सामग्री मटेरियल के ऊपर खर्च होंगे। किसी भी ठेकेदार और मशीनरी की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो नरेगा के तहत कोई भी ठेकेदार नहीं हो सकता है। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, सोशल ऑडिट, ठीक है। उत्तरदायी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा, ठीक है। तो शिकायत निवारण तंत्र जो है वो स्थापित करना होगा, ठीक है। ग्रीवेंस रिड्रेसल, ठीक है, मैकेनिज्म जो है उसका भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी को काम पाने में, रोजगार में या देरी होती है या मजदूरी में देरी होती है तो आप अपनी शिकायत जो है उस ओबंसमैन के पास दे सकते हैं। फिर है आपका योजना से संबंधित सभी खाते और रिकॉर्ड सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध होने चाहिए। ये जो इंपॉर्टेंट है कि कोई भी
कोई भी व्यक्ति, कोई भी, वो नरेगा के कार्यों का रिकॉर्ड, उनके खातों की जांच कर सकता है। मतलब ये कि सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध होने चाहिए। कोई भी गांव का कोई भी निवासी है, ठीक है, वो किसी भी तरह के कोई भी काम हो रहा है, उसकी जो रिकॉर्ड है उसको देख सकता है। ठीक है, उसके लिए ग्राम पंचायत मना नहीं कर सकती है। अगर मना करती है तो उसकी शिकायत जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो मनरेगा के लिए ओम्बड्समैन बनाया गया है वहां पे, ठीक है, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए बनाया गया है वहां पे आप अपनी शिकायत दे सकते हैं और उसके लिए क्या होगा, कार्रवाई होगी ग्राम पंचायत के खिलाफ। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। फंडिंग पैटर्न क्या है, ये फंड कैसे कैसे आएंगे। निम्नलिखित लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। कौन कौन सी पैसे लागत जो है वो भारत सरकार वहन करती है। अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी की पूरी लागत, कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए सामग्री और मजदूरी की लागत का 75% और प्रशासनिक खर्चा। ठीक है, ये 3 तरह के जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो केंद्र सरकार, भारत सरकार जो है वो उठाती है। और राज्य सरकार क्या क्या खर्चे उठाती है। कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए सामग्री की लागत और मजदूरी का 25%, देखो 75% आपका भारत सरकार उठा रही है और 25% जो है वो राज्य सरकार उठाती ही है। बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता जो है वो उसका खर्च जो है वो राज्य सरकार ही उठाती है। और तीसरा है राज्य रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासनिक खर्चे। जो राज्य में एक रोजगार गारंटी परिषद बनाई गई है इस अधिनियम के तहत, उसका जो खर्चा है वो भी राज्य सरकार ही उठाती है। मजदूरी का भुगतान, अच्छा जी, अब आते हैं मजदूरी का भुगतान। योजना के तहत काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी का हकदार है। पुरुष और महिला श्रमिकों दोनों को समान मजदूरी का भुगतान किया जाना है। श्रमिक साप्ताहिक आधार पर और किसी भी मामले काम करने की तारीख के 1 पखवाड़े के भीतर भुगतान के हकदार हैं। देखिए, ये आपको एक तरह से राइट दिए हैं कि पुरुष हो या महिला एक तरह की मजदूरी मिलेगी, समान मजदूरी मिलेगी और मजदूरी जो है वो सप्ताह में मिलेगी। ठीक है, जैसे सप्ताह खत्म होता है आपको मजदूरी मिल जाएगी। ठीक है, और अगर मान लो किसी तरह से थोड़ा डिले होता है तो वो डिले जो है वो 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता है। नरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके द्वारा दरों की अनुसूची के आधार पर किए गए कार्य के आधार पर किया जा रहा है। मतलब ये कि जो मजदूरी है उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है आपका बेरोजगारी भत्ते का भुगतान। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलेगा। यदि योजना के तहत किसी आवेदक को रोजगार के लिए आवेदन करने से 15 दिनों के भीतर या अग्रिम आवेदन के मामले में कार्य की मांग की गई तारीख से उसे रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो आवेदक को दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मतलब ये कि आपने आवेदन किया पंचायत के पास, ठीक है, मान लो 1 तारीख को आवेदन किया, ठीक है, और आपको ग्राम पंचायत का फिर ये फर्ज बनता है, ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि वो आपको 15 दिनों के अंदर, मतलब 15 तारीख से पहले पहले काम दे, रोजगार दे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है किन्हीं कारणों से, कि कोई भी कारण हो सकते हैं, ठीक है, तो 15 दिन के बाद ग्राम पंचायत को आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ठीक है, और ये बेरोजगारी भत्ता कैसे होगा। जो वित्तीय वर्ष के दौरान पहले 30 दिनों के लिए मजदूरी दर का 1/4 और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर का आधा होगा। ठीक है, मतलब ये कि पहले 30 दिन जो है, मान लो 1 तारीख को आपने आवेदन किया, 15 तारीख तक आपको रोजगार नहीं मिला, ठीक है, उसके बाद भी आपको रोजगार नहीं मिला, और 15 तारीख के बाद मान लो आपको
अगले महीने की 15 तारीख तक भी रोजगार नहीं मिला तो आपके 30 दिन जो पूरे हो गए उस दिनों तक आपको जो मजदूरी, जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वो जो मजदूरी दर है, चाहे वो 266 है या 216 है, उसका 1/4 दिया जाएगा। मान लो अगर 100 रुपए है तो उसका 1/4 बनता है 25 रुपए। तो 25 रुपए जो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर का आधा होगा। और अगर 30 दिनों के बाद भी आपको रोजगार नहीं मिलता है तो आपको जो मजदूरी, जो बेरोजगारी भत्ता है, वो आपको कितना मिलेगा? जो आपकी मजदूरी है उसका आधा। अगर 100 रुपए मजदूरी है तो 50 रुपए आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान राज्य सरकार का दायित्व है। किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी परिवार को बेरोजगारी भत्ता देने का राज्य सरकार का दायित्व समाप्त हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता ही रहेगा। ठीक है। तो बेरोजगारी भत्ता देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कब समाप्त हो जाती है, उसके लिए कुछ प्रावधान है। पहला ये कि आवेदक को काम के लिए रिपोर्ट करने के लिए ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाता है। ठीक है। मतलब ये कि मैंने आवेदन किया और मुझे क्या है, काम के लिए रिपोर्ट करने को कहा गया, आप वहां आओ, और अगर मैं नहीं आता हूं तो भी मुझे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। जिस अवधि के लिए रोजगार मांगा गया है वह समाप्त हो गया है और आवेदक के घर का कोई भी सदस्य रोजगार के लिए नहीं आया था। ठीक है। मेरे को बुलाया गया, ठीक है, और मैं नहीं गया, और जो काम चला हुआ था वो समाप्त हो गया है। जिस अवधि के लिए, मान लो 14 दिनों के लिए जो मैंने रोजगार मांगा है वो अवधि खत्म हो गई है, बुलाने पर भी मैं नहीं गया, तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। तीसरा है, आवेदक के परिवार के वयस्क सदस्यों को वित्तीय वर्ष के भीतर कुल कम से कम 120 दिनों का काम मिला है। ठीक है। अगर मान लो मेरे परिवार के या मेरे परिवार में जितने भी आवेदक हैं, मान लो 3 अगर काम करने के लिए आवेदन किया है और उनको मिला के 120 दिन बनता है, और फिर अगर मैं आवेदन करता हूं रोजगार के लिए तो भी मैं बेरोजगारी भत्ते का हकदार नहीं हूं। आवेदक के परिवार ने मजदूरी से जितना कमाया है और बेरोजगारी भत्ते से जितना कमाया है उनका जोड़ एक वित्तीय वर्ष में दिए जाने वाले 120 दिनों की मजदूरी के बराबर है। ठीक है। देखो, रोजगार मिलेगा मुझे 120 दिन का। ठीक है। अगर मान लो मुझे 50 दिनों का या 60 दिनों का रोजगार मिल गया है मेरे परिवार को, तो बचते हैं 60 दिन। ठीक है। तो मुझे काम नहीं दिया जा रहा है। मान लो मैंने आवेदन भी किया, मेरे परिवार के सदस्यों ने भी आवेदन किया, उनको भी काम नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो जो बेरोजगारी भत्ता मुझे मिलेगा वो तभी तक मिलेगा जब तक जो दोनों चीजों को मिला के, जो मैंने मजदूरी की वो और जिन दिनों के लिए मुझे बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है वो, जब तक वो 120 दिनों की मजदूरी के बराबर ना हो जाए। अगर बराबर हो गया तो उसके बाद भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो हमारा परमिसिबल वर्क्स अंडर मनरेगा, कौन कौन से काम जो है वो मनरेगा के तहत किए जाएंगे। सबसे पहले देखिए, जो काम है इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, कैटेगरीज में। कैटेगरी ए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है, कैटेगरी बी है कमजोर वर्ग के लिए व्यक्तिगत संपत्ति, कैटेगरी सी है आपकी एनआरएलएम स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य बुनियादी ढांचा, और कैटेगरी डी है ग्रामीण बुनियादी ढांचा। ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं काम की अंडर मनरेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में, इसमें कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है। पहला है आपका प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएं, इनमें कौन कौन से काम हैं? भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, टॉप डैम, पीने के पानी के स्रोतों सहित भूजल को रिचार्ज करने पर विशेष ध्यान देने वाले चेक डैम। ठीक है। फिर आता है वाटर शेड प्रबंधन कार्य। ठीक है। इसमें क्या है? कंटूर ट्रेंच, टेरेसिंग, कंटूर वंड,
बोल्डर चेक, गेबियन स्ट्रक्चर और स्प्रिंग शेड विकास, ठीक है, ये काम जो है इसके तहत होंगे। ठीक है, फिर आता है आपका सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य। ठीक है, इनमें क्या है, सिंचाई नहरों और नालों का निर्माण, नवीनीकरण और रख रखाव। फिर आता है आपका पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण। ठीक है, तो सिंचाई के टैंकों और अन्य जल निकायों की गाद निकालने सहित पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण करने का काम भी नरेगा के तहत आता है और श्रेणी ए में रखा गया है। फिर है आपका वृक्षारोपण सार्वजनिक और वन भूमि में बागवानी। ठीक है, जो सामान्य और वन भूमि है उसमें वन रोपण, वृक्षारोपण और बागवानी, सड़क के किनारे, नहर के बांध, तालाब के किनारे और तटीय क्षेत्रों में घरों को सूदखोरी का अधिकार प्रदान करना। ठीक है, फिर है आपका भूमि विकास कार्य। ठीक है, भूमि विकास कार्य में क्या है, सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य करना। ठीक है, तो ये काम है आपके प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में। अब आते हैं कैटेगरी बी, कमजोर वर्ग के लिए व्यक्तिगत संपत्ति। अब ये कमजोर वर्ग जो है उनके लिए जो व्यक्तिगत मतलब जो पर्सनल काम है वो किस किस के होंगे, उसके लिए एक आपकी पैराग्राफ 5 है, उसके तहत दिए गए हैं कौन कौन है वो। और वो है आपके देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु जनजाति, विमुक्त जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के अन्य परिवार, महिलाएं, परिवार जिसका मुखिया शारीरिक रूप से विकलांग हो, भूमि सुधार के लाभार्थी, इंदिरा आवास योजना या PMAYG के तहत लाभार्थी, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी, वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत लाभार्थी। ये लोग जो हैं ये कमजोर वर्ग की कैटेगरी में आते हैं और इनके लिए व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से कार्य हैं? पहला है निर्दिष्ट परिवारों की भूमि की उत्पादकता में सुधार और सिंचाई। ठीक है, तो भूमि विकास के माध्यम से और खोदे गए कुओं, खेत तालाबों और अन्य जल संचयन संरचनाओं सहित सिंचाई के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा प्रदान करके, ये जो अभी मैंने आपको पैराग्राफ 5 में परिवारों की बात कही, उसके उनकी भूमि उत्पादकता में सुधार करना, तो ये पहला काम है। ठीक है, दूसरा है आपका बागवानी, रेशम उत्पादन, वृक्षारोपण और कृषि वानिकी। ठीक है, बागवानी, रेशम उत्पादन, वृक्षारोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से आजीविका में सुधार करना। फिर है आपका परती या बंजर भूमि का विकास। ठीक है, तो खेती के तहत लाने के लिए जो पैराग्राफ में परिभाषित जो अभी मैंने बताया आपको परिवार है कि परती और बंजर भूमि का विकास करना। फिर है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास के निर्माण में अकुशल मजदूरी घटक। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना या इसी तरह की अन्य राज्य और केंद्र सरकार की योजना के तहत स्वीकृत आवास के निर्माण में अकुशल मजदूरी प्रदान करना। ठीक है, फिर है आपका पशुधन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण। पशुओं के लिए मुर्गी आश्रय, बकरी आश्रय, सुअर पालन आश्रय, पशु आश्रय और चारा कुंड जैसे पशुधन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा बनाना। ठीक है, तो ये काम इसमें है। ठीक है, फिर आता है इसमें जल निकायों में मत्स्य पालन के लिए बुनियादी ढांचा। ठीक है, सार्वजनिक भूमि पर जल निकायों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण, जैसे मछली सुखाने वाले यार्ड, भंडारण की सुविधा और मौसमी में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। ठीक है, जब मौसम आता है तो उसको उसमें बढ़ावा देना। तो ये काम किसके लिए है? ये जो कमजोर वर्ग है उन व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत संपत्ति बनाने के काम है। ठीक है, फिर आती है कैटेगरी सी,
इसमें पहला, बुनियादी ढांचा बनाकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, कृषि उपज के लिए पक्की भंडारण सुविधाओं सहित जैव उर्वरकों और कटाई के बाद की सुविधाओं के लिए आवश्यक टिकाऊ बुनियादी ढांचे का निर्माण करके कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए काम करना। ठीक है, फिर इसमें दूसरा आता है आपका SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों के लिए सामान्य कार्य शेड। ठीक है, स्वयं सहायता समूहों की आजीविका गतिविधियों के लिए सामान्य कार्य शेड बनाना। ठीक है, कि जहां वो उस शेड में आके इकट्ठे होके एक ग्रुप की तरह काम कर सकें। ठीक है, अब आते हैं अपनी लास्ट श्रेणी, कैटेगरी डी, ग्रामीण बुनियादी ढांचा। इसमें सबसे पहले है ग्रामीण बुनियादी ढांचा, ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित कार्य। ठीक है, तो ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य जैसे व्यक्तिगत घर के शौचालय, स्कूल शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय या स्वतंत्र रूप से या अन्य सरकारी विभागों की योजनाओं के साथ मिलकर खुले में शौच मुक्त स्थिति और निर्धारित मानदंडों के अनुसार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जो है करना। ठीक है, तो ये काम है आपके ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित कार्य जो मनरेगा के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, फिर है आपका गांवों को हर मौसम में ग्रामीण सड़क संपर्क प्रदान करना। ठीक है, जो असंबद्ध गांवों को हर मौसम में ग्रामीण संपर्क प्रदान करना और चिन्हित ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को मौजूदा पक्के सड़क नेटवर्क से जोड़ना और गांव के साथ पक्की आंतरिक सड़कों या गलियों का निर्माण करना। ठीक है, जिसमें नालियां और पुलियां शामिल हैं। तो ये काम भी नरेगा के तहत किए जाते हैं। फिर है आपका खेल के मैदानों का निर्माण। ठीक है, गांवों में खेलों के मैदान का निर्माण करना भी इसमें आता है, जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे का एक एस्पेक्ट है। ठीक है, फिर आता है आपका आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा की तैयारी में सुधार या सड़कों की बहाली या बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा कार्यों सहित अन्य आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की बहाली, जल भराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी प्रदान करना। ठीक है, बाढ़ चैनलों को गहरा करना और मरम्मत करना। ठीक है, तटीय क्षेत्रों के लिए तूफानी जल नालियों का निर्माण, कार्य संरक्षण। ठीक है, मतलब ये काम जो है एक तरह से जो आपदा के समय या आपदा तो वैसे बता के नहीं आती है, तो उसके लिए तैयारी करना का काम भी नरेगा के तहत आता है। फिर आता है आपका ग्राम पंचायतों के लिए भवनों का निर्माण करना। ठीक है, ग्राम या ब्लॉक स्तर पर जो ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए भवनों का निर्माण करना, महिला सेल्फ सहायता समूह संघों, चक्रवात आश्रयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम हाटों और शमशान घाटों का निर्माण करना। ये काम जो है ये भी नरेगा के तहत किए जाते हैं। फिर आता है आपका खाद्य लाभ भंडारण संरचनाओं का निर्माण। ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए खाद्य लाभ भंडारण संरचनाओं का निर्माण करने का काम भी नरेगा के तहत किया जाता है। ठीक है, आगे है ग्रामीण सार्वजनिक संपत्तियों का रखरखाव। ठीक है, तो जो इस तरह के निर्माण कार्यों के अनुमान के एक भाग के रूप में अधिनियम के तहत निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री का उत्पादन करना। ठीक है, और इनका क्या करना है आपने, जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जो भी यहां पे सार्वजनिक काम हैं, ठीक है, उनका रखरखाव करने का काम भी नरेगा के तहत किया जाता है। और अंत में कोई भी अन्य कार्य, ठीक है, कोई भी जो इस संबंध में राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता या किया जाए। ठीक है, मतलब जो भी अधिसूचित किया जाए, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, वो कार्य भी नरेगा के तहत किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे जो परमिसिबल वर्क्स हैं मनरेगा के
अंडर। ठीक है, तो यहां पे बात ये आती है कि कार्यों की प्राथमिकता का क्रम जो है वो ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की बैठकों में स्थानीय क्षेत्र की क्षमता, उसकी जरूरतों और स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो वरीयता मतलब ये कि जब आप इसकी प्राथमिकता तय करेंगे, कौन सा काम कहां पे या कैसे होगा, ठीक है, उसको जब आप प्राथमिकता देंगे कि कौन सा काम पहले होगा कौन सा बाद में होगा, तो ये प्राथमिकता जो है ये तय की जाएगी ग्राम पंचायत द्वारा। कहां पे? ग्राम सभा की बैठक में। ठीक है, जिसमें सभी लोगों का क्या होगा? योगदान होगा, उनकी पार्टिसिपेशन होगी और उनके अनुसार ही प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था परमिशिबल वर्क्स अंडर मनरेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है आपका परियोजनाओं की सेल्फ कैसे तैयार होगी। ठीक है, क्योंकि योजना बनानी है, सेल्फ के बिना योजना तो होगी नहीं, कोई योजना तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, सेल्फ के बिना कोई काम नहीं होगा, तो उसके लिए सेल्फ कैसे तैयार होगी। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, ग्राम सभा इस योजना के तहत किए जाने वाले अनुमत कार्यों की सिफारिश करती है और इन कार्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर संकलित किया जाता है और ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, ग्राम सभा जो है वो ग्राम सभा में कार्यों का क्या है, निर्णय लिया जाता है, कौन से कार्य करने हैं, कौन से क्या करने हैं, उसकी योजना बनाई जाती है। ठीक है, और उस योजना को फिर किसको भेज दिया जाता है? जो ग्राम पंचायत है वो अनुमोदित करती है उन कार्यों को उस योजना को, एक योजना बनाई जाती है, उस योजना को अनुमोदित करती है और फिर ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति द्वारा अनुशंसित ग्राम पंचायत प्रस्तावों और कार्यों को एक ब्लॉक योजना में समेकित करते हैं। ठीक है, और पंचायत समिति के अनुमोदन के बाद इसे जिला कार्यक्रम समन्वयक नरेगा को अग्रेषित करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो भी अनुमोदित किया गया उसको कहां भेज दिया जाता है? ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी। और ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है? इसको नाम दे दिया है मनरेगा के तहत के ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी होगा, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ही होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या करता है ये ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी? ब्लॉक की जितनी भी पंचायतें हैं उनसे जो प्राप्त होती हैं कार्य योजनाएं, उनको वो समेकित करता है। ठीक है, और समेकित करने के बाद उस एक ब्लॉक की योजना बनाता है, उसको कहां भेज देते हैं? पंचायत समिति के पास जाती है और पंचायत समिति जो है वो उसको अनुमोदित करती है। और जब अनुमोदित हो जाती है तो ये जो ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी है ये उस योजना को कहां भेज देता है? जिला कार्यक्रम समन्वयक, जो जिला के स्तर पर होता है। और जिला कार्यक्रम समन्वयक अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से ब्लॉक योजनाओं और प्रस्तावों को समेकित करता है और इन्हें जिला परिषद से अनुमोदित करवाता है। तो यहां पे ये चली गई, जो अनुमोदित हो गई ब्लॉक स्तर पर, वो जिला कार्यान्वयन समन्वयक के पास चली गई। और वहां पे क्या है, जिले की पंचायत समितियों से प्राप्त जो कार्य योजनाएं हैं उनको समेकित किया जाता है और फिर इसको अनुमोदन के लिए कहां भेजा जाता है? जिला परिषद के पास। और जिला परिषद जब इसको अनुमोदित कर देती है तो जो कार्यक्रम समन्वयक है उसके द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है और लागत की दृष्टि से कम 50% कार्य का निष्पादन जो है वो ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। तो इसके बाद क्या है आपका? जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय अनुमति प्रदान करना। तो ये है प्रोसीजर सेल्फ बनाने का और उसको किस तरह से कहां से पास होगा और फिर वो उसका काम, उस सेल्फ में जो काम डाले हैं उनको कैसे किया जाएगा। जो जिला के ऊपर, ठीक है, काम जो है स्वीकृत होंगे उनमें से 50% कार्य जो हैं कम से कम वो ग्राम पंचायतें ही करवाएंगी। ठीक है, तो ये है प्रोसीजर सेल्फ बनाने का। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मनरेगा है ये बहुत से काम कर रहा है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो ज्यादातर खासकर
ज्यादातर इनमें जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा योगदान दे रही हैं, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। तो एक तरह से ये महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत उपयोगी है। दूसरी तरफ जो आपकी, जब हम गांव की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं, तो इससे गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, और साथ ही साथ लोगों के पास क्या है, एक तरह का आजीविका कमाने के आय भी आ रही है। इस तरह से ये अपनी तरह का एक अलग ही प्रोग्राम है, लेकिन इसको सही ढंग से लागू करना बहुत जरूरी है। इसके लिए लोगों को अपने आप को जागरूक बनाना होगा, और सरकार को भी चाहिए कि वो हर तरह से लोगों को जागरूक बनाए, ठीक है। पंचायतें कुछ अपने निजी स्वार्थों के कारण लोगों को जागरूक नहीं करती हैं, और जो पंचायत ऑफिस में, चाहे वो ग्राम सेवक है, ठीक है, चाहे वो टेक्निकल सहायक है, या जो पंचायत सचिव है, वो भी अपने आप को ये काम करने से रोकते रहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो वो उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह से प्रावधान किए गए हैं, और लोगों को भी डराते रहते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, और लोगों को भी अपने आप को क्या करना चाहिए, जागरूक बनाना चाहिए। और किसी भी तरह की अगर धांधली या किसी भी तरह का आपको भ्रष्टाचार मिलता है, तो उसकी शिकायत जो है, शिकायत निवारण जो है, वहां पे आपको करनी चाहिए, ताकि नरेगा प्रोग्राम जो है एक अच्छा और सही ढंग से लागू हो सके, और ये जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए एक वरदान साबित हो सके। तो इसके साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। तो अगर पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि आपको मेरे नए लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको उनकी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। और शेयर जरूर करें ताकि बहुत से लोगों तक पहुंचे, और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।